Dear student, welcome you all in विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके पहले के सभी प्रश्नों के आंसर देख लिए थे केयरफुली, और जिन भैयाओं ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट 1 देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें दिया है मधुमेह पर टिप्पणी लिखिए। तो मधुमेह सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे और सारा डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मधुमेह जो होता है इसे आप डायबिटीज भी बोलते हैं, और ये कैसे होता है, क्या रीजन है। तो ये हमारे पास पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, जिसे आप मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं आप, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दोनों की करेक्टरिस्टिक एक में ही होती है, इसलिए इसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। अब इसमें 4 टाइप की सेल्स होती है, 4 टाइप की सेल्स होती है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। 4 टाइप सेल्स में अल्फा, बीटा, पीपी, इस तरह से कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसमें जो 20 सेल्स हैं, ये जो 20 सेल्स हैं ये मुख्य रूप से सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसको कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ये ग्लैंड पूछ रहा है। तो आप बोल सकते हैं आपकी मिक्स ग्लैंड या जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है। और यदि पूछा जाए कौन सी कोशिकाएं सिक्रीट करती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 सेल्स है, 20 सेल्स इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, जब इंसुलिन का जो अमाउंट है आपकी बॉडी में कम हो जाता है, तो उस समय आपको डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए आप देखिए हमारे आपके घरों में जो 40 प्लस ईयर्स ओल्ड लोग हैं उनमें डायबिटीज आपको देखने को मिलता है। और आप देखते हैं पर डे वो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है, इंसुलिन के इंजेक्शन वो डेली लगाते हैं, जिससे जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है उनके बॉडी के लिए वो उसको फुलफिल कर सके और डायबिटीज का ज़्यादा प्रभाव ना रहे। तो थोड़ा सा इसका करेक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे वजन में कमी आना जब डायबिटीज हो जाएगा, और अधिक भूख प्यास या यूरिन लगना, और थकान, पिंडलियों में दर्द हो जाता है, बार बार संक्रमण होना या देरी से घाव भरना। जब चोट लग जाती है इस कंडीशन में तो घाव आसानी से नहीं भर पाते हैं। हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सूनापन, जलन और नपुंसकता आप देख सकते हैं। कुछ लोगों में मधुमेह अधिक होने की संभावना भी हो जाती है। कैसे व्यक्ति में होती है संभावना, मोटे व्यक्तियों में, परिवार या वंश में मधुमेह होना, माने अनुवांशिक भी है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, परिवार या वंश में किसी को है। हाई बीपी आप देखें, उच्च रक्तचाप के रोगियों को, जो लोग व्यायाम या शारीरिक श्रम कम या नहीं करते, माने शारीरिक श्रम नहीं करते या बिल्कुल नहीं करते हैं। शहरी व्यक्तियों को ग्रामीणों की अपेक्षा मधुमेह रोग होने की अधिक संभावना रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन आप कह सकते हैं शहरी क्षेत्रों में रहते हैं वो काम कम करते हैं, लेकिन वो अपना डाइट में फूड सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं, ग्लूकोज ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। क्या विकृति और हो सकती है, शरीर के हर अंग का ये रोग माने किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, और कई बार विकृति होने पर भी रोग का निदान नहीं हो पाता है, और ये आपके शरीर में कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। चलिए आज सेकंड देखते हैं, प्रभावित अंग पर इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ पे यदि आपके नेत्र पर इसका प्रभाव आ रहा है तो मोतिया बनना, मोतियाबिंद माने आपकी फोकल लेंथ कम हो जाएगा। काला पानी, पर्दे की खराबी, पर्दा आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसे रेटिनोपैथी डिजीज बोलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अधिक खराबी होने पर अंधापन भी आ सकता है, माने आप नहीं देख पाएंगे। हृदय या धमनियों में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आप देख सकते हैं एंजाइना, या आपका जो किडनी है उसमें प्रोटीन का बढ़ जाना, चेहरे या पैरों पर या पूरे शरीर पर सूजन, और अंत में जो आपका किडनी है वो किडनी फेल्योर हो जाता है, किडनी काम नहीं करती है। तो ये बहुत सारे करेक्टर हैं, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सब लिखना है। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रक्त में ग्लूकोज की जांच द्वारा आसानी से किया जा सकता है इसकी पहचान। तो ब्लड यदि आप चेक कराते हैं तो ग्लूकोज का क्वांटिटी देख करके वो बता सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं। सामान्यतः ग्लूकोज का घोल पीकर जांच करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभिक जांच में यूरिन में एल्ब्यूमिन व रक्त वसा का अनुमान भी करवाना चाहिए, इससे आइडिया लग जाता है।
और देख लेते हैं उपचार क्या है। अब जैसे आपको डायबिटीज हो ही गया है तो हम इसे कैसे बच सकते हैं, उपचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि मात्र ग्लूकोज को कम करना मधुमेह का पूर्ण उपचार नहीं है, भोजन व व्यायाम अति आवश्यक है। भोजन में कौन सी वस्तुएं हमें कम लेनी चाहिए और एक्सरसाइज भी आपको करना है। तो यहाँ देख सकते हैं नमक अधिक यदि आप खा रहे हैं, चीनी या गुड़ या घी या तेल या दूध से निर्मित वस्तुएं आप ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे आइसक्रीम, मिठाई, मांस, अंडा, चॉकलेट, सूखा नारियल, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इनमें जो है ग्लूकोज का जो लेवल है, इनमें ग्लूकोज जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जब आप इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर जा रहा है और आप उतना ज़्यादा श्रम करते नहीं हैं, इसलिए ग्लूकोज का लेवल हमेशा इंक्रीज हुआ रहता है। तो बेटर होगा कि आप इन चीज़ों को ना खाएं और एक्सरसाइज रेगुलर करने का प्रयास करें, तो आप डायबिटीज से अपने आप को सेव भी कर सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छे नंबर भी इसको लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यकृत में यूरिया निर्माण के संदर्भ में आर्निथीन चक्र लिखकर समझाना। आपको आर्निथीन शब्द यहाँ समझना है। आर्निथीन साइकिल कहाँ पे चलती है ये क्वेश्चन भी आता है, तो यदि कोई जानते हो तो वो लिख के भेज भी सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा यकृत है, लीवर जो है, उसमें आर्निथीन साइकिल चलती है और इसका मेन फंक्शन होता है यूरिया का निर्माण करना। और यूरिया का फार्मूला सभी जानते हैं, NH2CO NH2। अभी हम लोग इसका जो साइकिल है उसमें देखेंगे कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो उससे पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका वर्णन देख लेते हैं कि यकृत में यूरिया निर्माण आर्निथीन चक्र द्वारा होता है और यह जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया केवल चुनाव यूरिया, माने मुख्य रूप से यूरिया का निर्माण उसके द्वारा होता है और अमोनिया को यकृत कोशिकाएं निम्नलिखित समीकरण के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर यूरिया में बदलती है। तो देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको आप मिला रहे थे, NH2CO NH2 यूरिया, और जल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जितना सिंपल आपको दिख रही है यहाँ पे रिएक्शन, रियल में इतना इजी होता नहीं है, इतना इजीली आपके लीवर में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कितना टिपिकल होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं, फिर आप साइकिल में समझ लेंगे। इस चक्र में 3 एमिनो अम्ल आर्निथीन, सिट्रुलिन एवं आर्जिनिन का चक्रीय उपयोग होता है, इसीलिए इसे आर्जिनिन या यूरिया या खोजकर्ताओं के नाम पर इसे केव हैंसलीट चक्र भी कहते हैं। अमोनिया के एक अणु का प्रवेश इस चक्र में कार्बोमोइल फास्फेट के माध्यम से होता है और कार्बोमोइल फास्फेट का संश्लेषण कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटेज नामक एंजाइम की सहायता से माइटोकांड्रिया में होता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, माइटोकांड्रिया में हो रहा है। और देखते हैं इस अभिक्रिया में अमोनिया का एक ATP के 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने हेतु बाइकार्बोनेट का एक आयन SCO5 भाग लेता है और इसके फलस्वरूप बना कार्बोमोइल फास्फेट जो है का अणु ही यूरिया चक्र में प्रवेश करता है और चक्र की शेष 3 अभिक्रियाएं साइटोप्लाज्म में होता है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 चीज़ शो किया जा रहा है कि देखिए पहले तो आपको बताया माइटोकांड्रिया में इसका कुछ पोर्शन माइटोकांड्रिया में कंप्लीट हो रहा है, जिसे आप पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, और सेकंड पोर्शन आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो किसी भी, जैसे ये सेल है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसे आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो कुछ पोर्शन का साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है। अमोनिया का दूसरा अणु दूसरी अभिक्रिया में स्पार्टिक अम्ल के माध्यम से चक्र में प्रवेश करता है। तो आपको अभी बताया गया था कि यहाँ पे 2 अमोनिया का प्रवेश होना है और एक यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्पार्टिक अम्ल के माध्यम से चक्र में प्रवेश करता है। यकृत कोशिकाएं यूरिया को रुधिर में मुक्त करती रहती है। इस प्रकार आर्निथीन चक्र रुधिर से अमोनिया ही नहीं वरन कार्बन डाइऑक्साइड भी हटाकर रुधिर के शुद्धिकरण में सहायता करता है। तो यहाँ पे आर्निथीन का 2 मेजर फंक्शन आपने देख लिया। पहला तो आपने देख लिया कि आर्निथीन चक्र जो है यूरिया का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही साथ CO2 को भी यूरिया के साथ आपके ब्लड से रिमूव कर रहा है, बाहर निकालना है। तो इसका चक्र देख लेते हैं। ये साइकिल है जहाँ पे बताया गया कि देखिए 2 अमोनिया के अणु इसमें प्रवेश करते हैं। एक तो देखिए आप यहाँ पे अमोनिया जो है ये प्रवेश कर रहा है यहाँ पे, और ये देखिए कार्बोमोइल फास्फेट बन रहा है, और ये देखिए ये आपका माइटोकांड्रिया है। इसका स्ट्रक्चर आप देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि माइटोकांड्रिया कैसे है। तो एक अमोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो रहा है और दूसरा जो अमोनो अम्ल है यहाँ पे आप देखिए यहाँ से इसमें इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से। और इस तरह से यहाँ पे आप देखिए NH2
CONH2, इस तरह से यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये पूरी तरह से ऑर्निथिन साइकिल जो है आपके लीवर में, ये जो पूरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी प्रक्रिया जो देख रहे हैं, ये आपके लीवर में कंप्लीट हो रही है। तो आपसे बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं, ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो आपके लीवर में होती है। किस क्या करती है, ये यूरिया का फॉर्मेशन करती है। और यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसका रिएक्शन आपको बता दिया गया, पूरा डिटेल जो आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोशिका के निम्न अंगों के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे जो आपका सेल है, सेल सभी जानते हैं, इसका रॉबर्ट हुक साहब ने खोज किया था। और वही फादर ऑफ सेल भी साइटोलॉजी में कहलाते हैं, जो सेल का हम लोग अध्ययन करते हैं। और जो सेल का स्टडी आप करेंगे तो कहलाता है साइटोलॉजी। यहाँ पे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक साहब ही है। और इन्होंने सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोशिका भित्ति सबसे पहले पूछा गया है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो अभी देखिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये कहीं न कहीं अब बाहर से एक निश्चित इसको शेप दे पा रही है, ठीक है, और इसको बाहरी आघातों से बचाती है। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। या कोशिका की प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करती है, माने जैसे टेम्परेचर बढ़ गया या कूलनेस में सुरक्षा प्रदान कर रही है। एक कोशिका की दूसरी कोशिका से अलग करती है, सेपरेट करके, क्योंकि यहाँ देखिए बॉर्डर लाइन इसमें बना हुआ है। या कोशिका को शक्तिशाली बनाती है, देखिए कहीं ना कहीं इसको एक निश्चित शेप दे रही है। ये जो सेल है इसका ये वॉल लेयर जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये वॉल लेयर है, ठीक है, ये काफ़ी थिक होती है। तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या दे रही है, एक निश्चित आकार प्रदान कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। और वाह कंकाल का भी कार्य करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसका जो स्केलेटल सिस्टम है ये डिसाइड कर रही है, बाहरी आघातों से बचाती है। कोई भी इस पर चोट लगेगा तो पहले इसके आउटर लेयर पे लगेगा। और जीवाणु विषाणु या कीटाणुओं से रक्षा, कोई भी जीवाणु विषाणु कीटाणु जो है इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं फिर, यहाँ पे जीव कला के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपने यहाँ पे ये देख लिया। और अब जीव कला के बारे में देखें। जीव कला कोशिका की आकृति निश्चित बनाए रखती है तथा बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करती है। यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया है जीव कला के बारे में, बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशेषता के कारण ही यह एक कोशिका अपनी जैसी कोशिका की पहचान करती है। और जीव कला में रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई कोशिका कहीं टूट फूट गई है तो वो पुनः रीजनरेट हो जाएगी, बन जाएगी। अतः कहीं से टूट जाने पर यह वृद्धि कर जाती है और कोशिका द्रव्य को बहने से रोकती है। तो रीजनरेशन पावर के कारण ऐसा संभव है। जैसे आप देखते हैं छिपकली में उसकी पूंछ जो टूट जाती है तो बाद में वो ग्रो करके पुनः निकल आती है, तो रीजनरेशन पावर है, रीजनरेट हो जा रही है। कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन एंजाइम का कार्य करते हैं, उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम। यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है। यह कला माने जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आप बोलते हैं, में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का ये नियंत्रण भी करती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है इसके डिस्कवरर, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि आर लिख करके आपको पूरा इसका आंसर लिख के कमेंट करना है, यदि आपको आता है या ढूंढ पाते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे बहुत हेडिंगों में हमने बता दिया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सहारा प्रदान करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका के कंकाल ढांचे के रूप में कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। अंतरा कोशिकीय स्थानांतरण, कोशिका द्रव्य में जो केंद्र द्रव्य या केंद्र कोशिका द्रव्य में स्थित विभिन्न पदार्थों के अंतरा कोशिकीय स्थानांतरण और जो बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम है इनके निर्माण में ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। देखिए जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर पोर में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर बाहर की ओर ये क्या करती है, इसको सिक्रीट करती है, माने कहीं कहीं अंतरा कोशिकीय स्थानों के माध्यम से ये बाहर इसको स्थानांतरण कर रही है। लिपिड का संश्लेषण, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए दो तरह की ये होती है जनरली, तो उसमें जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फुल फॉर्म है सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है विभिन्न प्रकार के लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि का संश्लेषण करती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अक्सर ये पूछा जाता रहता है कि जो लिपिड का संश्लेषण है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा भाग करता है, तो SER कर रहा है या RER होता है इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कौन कर रहा है, SER। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले की बात चल रही थी। और आप देख सकते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्लाइकोजन का संग्रह भी कर रही है। और निराविषीकरण का मतलब क्या है, जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं
उनका निरावशीकरण माने बाहर निकालने का कार्य करती है। केंद्रक कला की उत्पत्ति भी करने माने का निर्माण करने का कार्य भी बेड़ा भी आप समझ सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहाँ उठाया हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपने देख लिए बहुत सारे कार्य हैं, सहारा देना, अंतराकोशीय स्थानांतरण, लिपिड का संश्लेषण, ग्लाइकोजन का संग्रह और निरावशीकरण। और चलते हैं यहाँ पे माइटोकांड्रिया ने स्टेडिंग दे दिया है तो सबको पता है, और लेकिन यहाँ पे माइटोकांड्रिया के बारे में आपको नहीं लिखना है बल्कि माइटोकांड्रिया के कार्य के बारे में बताना है। तो माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं पहले से ही कैसे बनता है माइटोकांड्रिया। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी ड्राइंग नहीं हो पा रही है क्योंकि पेन हमारे आपके अकॉर्डिंग पूरी तरह से नहीं चल पा रही है। यहाँ देखिए माइटोकांड्रिया का फंक्शन क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। और आप अक्सर देखे होंगे माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो क्यों, क्योंकि बहुत सारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए ये आपका माइटोकांड्रिया है, यहाँ पे देखिए O2 जो है अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, मेटाबोलाइट्स अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, और इनपुट के रूप में ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज हो रही हैं, जिससे CO2 देखिए प्रोसेसिंग के द्वारा बाहर निकल रहा है, और ये माइटोकांड्रिया के अंदर सेल रिस्पायरेशन उसकी श्वसन हो रहा है। और इसके फलस्वरूप देखिए यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, एक तो जल का फॉर्मेशन हो रहा है और एटीपी का। तो आप देख सकते हैं सेल के अंदर माइटोकांड्रिया जो है सेल ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स इनपुट के रूप में जाते हैं और एटीपी का इसमें माने निर्माण कार्य हो रहा है। तो एटीपी जो है इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे से पैकेट होते हैं, और ये आपके एडिनोसिन लिखना आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इसे क्वाइन ऑफ एनर्जी आप करते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी भरी जाती है। अब फुल फॉर्म आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखना है, आप यहाँ देख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब इसमें ऐसे ऊर्जा को बाहर निकलना है तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जाता है, और बहुत सारी एनर्जी जो रहती है रिलीज, और ये आप अपने विभिन्न जो कोशिका है उसके अंदर कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे इसके रीजन पूरे दिए हुए हैं। इनमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसिन से एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न जो मैंने आपको बताया विभिन्न क्रियाओं में काम आती है, और यह इस पूर्ण क्रिया में ऑक्सीजन एडीपी एवं फास्फेट माइटोकांड्रिया में प्रवेश करते हैं, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जल और CO2 तीन चीज़ का यहाँ पे निष्कासन होता है। जो हम लोग ने अभी डायग्राम में देखा CO2 निकल रहा था, एटीपी और हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन और मेटाबोलाइट में आपका एडीपी यहाँ पे प्रवेश करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य यहाँ पे पूछा गया है, ना कि लाइसोसोम के बारे में। जो जैसा क्वेश्चन है आपको वैसा ही आंसर देना है। लाइसोसोम को हम सभी जानते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, या हिंदी में आप कह सकते हैं आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, लाइसोसोम का मुख्य काम है पाचन करना, इसका दूसरा काम है अंतःकोशिकीय पाचन करना, कोशिका के अंदर ही पाचन करता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों मतलब इसका होता है निष्कासन करना, और कोशिका विभाजन में सहायता करना। माने जब लाइसोसोम कोशिकाओं में भरते हैं तो उसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। तो ये इसके जनरली कार्य हो गए। अब पूछा जाता है ऐसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसलिए कि अपनी कोशिकाओं जब नहीं पहचान पाता उन्हें नष्ट कर देता, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है संघ नाइडेरिया के या निडेरिया के लक्षण लिखिए और इसके उदाहरण लिखिए। तो निडेरिया को आप क्या और बोलते हैं, इसका जो संघ है दूसरा नाम जो है उसे बोलते हैं सिलेंटेटा। सिलेंटेटा के जो जंतु है देखिए जलीय होते हैं, अधिकांश समुद्री होते हैं, अकेले पाए जाते हैं या कॉलोनी भी बनाकर रहते हैं। ये द्विस्तरीय होते हैं, और इनका जो एक स्पेशल कैरेक्टर है, इनमें जो एक कैविटी पाई जाती है उसका क्या नाम है, सीलिंट्रॉन। क्या नाम है, सीलिंट्रॉन कैविटी है पाई जाती है। और शरीर का वह स्तर एक्टोडर्म, भीतरी स्तर एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस माने त्रिस्तरीय हो गया।
और दोनों स्तरों के बीच में अकोष्ठी मीजोग्लिया होता है और शरीर की कोशिकाएं ऊतक स्तर पर व्यवस्थित होती है, माने टिश्यू लेवल का इनमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, तो आपको पहले से पता है प्रोटोजोआ के अलावा सारे बहुकोशिकीय ही हैं। इन अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रान, अभी हमने आपको पहले ही बताया कि ये सिलेंट्रान कैविटी बना करके इसका स्पेशल कैरेक्टर भी है। और इनमें अरीय समिति पाई जाती है, माने अरीय समिति से पाई जाती है। और इनमें सिर नहीं होता है, इनमें गुदा नहीं होती है, इनमें पाचन थैली जैसी होती है, इनमें पाचन गुहा जो है डाइजेस्टिव कैविटी थैली जैसी होती है। इनके मुख्य चारों लंबे लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स। तो यहाँ अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंटिकल्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लोग फोकस करेंगे। टेंटिकल्स जो है ये क्या है, टेंटिकल्स जो है ये क्या करते हैं। तो टेंटिकल्स जो होते हैं हाइड्रा, जैसे आपने हाइड्रा का नाम सुना होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रचलित ऑर्गेनिज्म है। तो टेंटिकल्स के आगे छोटी सी होती है दंश कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं दंश कोशिकाएं, और उसमें पाया जाता है हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन एक सब्सटेंस पाया जाता है। जब कोई अटैक करता है इस जंतु के ऊपर तो उनसे बचने के लिए ये टेंटिकल का यूज करके हिप्नोटॉक्सिन जो केमिकल है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जहर है, उसके शरीर में रिलीज कर देता है, जिससे वो जंतु जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है इसको मारने के लिए वो अचेत हो जाता है और ये अपने आप को सेव कर लेता है। और साथ ही साथ और टेंटिकल की सहायता से भोजन में भी इसको हेल्प मिलती है और मूवमेंट में भी हेल्प मिलती है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पर्श शरीर के अन्य भागों में दंश कोशिका पाए जाते हैं और टीनोफोरा में दंश कोशिकाएं अनुपस्थित। टीनोफोरा का अलग चीज हो गया। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रसंजन तंत्र नहीं पाया जाता। आपस में मिलकर तंत्रिकाएं जाल बना रही हैं। इनमें नेत्रबिंदु या स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं और पॉलीपॉइड चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं, जिसमें कोरल कहते हैं। तो कोरल का फॉर्मेशन कहाँ होता है पूछा जाता है, तो ये स्पेशल कैरेक्टर है सिलेंटेटा का, जिनमें कोरल फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको टेंटिकल के बारे में थोड़ा सा बता दिया, हिप्नोटॉक्सिक सब्सटेंसेस किसमें पाया जाता है ये बता दिया। इससे भी क्वेश्चन आगे आते रहते हैं कंपटीशनों में भी। और देखते हैं इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस पाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, पॉलीप्लॉइड या मेडोसाइड। अलैंगिक प्रजनन, मुकुलन लिंगी प्रजनन युग्मकों के द्वारा होता है। इनके लार्वा में मुख्यतः प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। पूछा भी जाता है आपसे कि इनमें प्लेनुला लार्वा जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है या किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे आप प्लेनुला लार्वा को फोकस कर लेंगे। इनमें स्थायी स्तंभ विभाजन पाया जाता है, अर्थात अलग अलग कार्य संपादन के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती है। श्वसन या उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सतह से ही होती है। इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है, मस्तिष्क इसमें डेवलप नहीं होता है। तो और आगे चलते हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे। हाइड्रा मैंने आपको पहले ही बताया, फाइसेलिया, अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे इन सबका और नाम क्या है। ओविलिया, आरिलिया, सी एनिमोन, फंजिया, मेड्रा, पेनाटुला या मेंड्रा ऐसे बोलते हैं, मेंड्रा और गोरगोनिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में एक एक दो दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, रिजेनरेशन पावर होती है, फिर से रिजेनरेट हो जाता है। आरिलिया को साधारणतः हम लोग जेली फिश बोलते हैं। अभी देखिए पार्ट फर्स्ट जिन्होंने देखा वहाँ पे देखिए जेली फिश आया था। जेली फिश को फिश क्यों नहीं कहा जाता, वहाँ पे हमने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। और एक चीज़ और, जैसे आप इस चैनल बिल्कुल नए हैं और पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसलिए सब्सक्राइब कर लें कोई भी क्वेश्चन आप बायोलॉजी का पूछेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। अब मीसोग्लिया के अधिक विकसित होने के कारण आरिलिया का शरीर काफ़ी मोटा जेली जैसा दिखाई देता है। मेट्रोडियम जो है को सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। गोरगोनिया को सिफैन के नाम से जाना जाता है। पेनाटुला को सिपिन के नाम से जाना जाता है। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उल्टा जंगी जहाज जो आप देखे होंगे कभी समुद्र में उसके जैसा ये दिखाई देता है। तो ये कहीं न कहीं जो आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे इनका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो और चलते हैं आगे इस स्लाइड में। यहाँ पे मैमेलिया के जीवों के लक्षण यहाँ पे इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके अपने लक्षण हैं कि हम लोग द्विबार दंती होते हैं, उच्चतापी होते हैं, नियततापी होते हैं, शरीर पर रोम होते हैं, मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है, श्वेत एवं तैल ग्रंथियाँ हम लोगों में पाई जाती हैं, और हमारे जो पैर हैं चलने दौड़ने तैरने, हाँ पेड़ पर चढ़ने, माने स्तनधारियों में कई प्रजातियां हैं। जैसे आपका देखिए उड़ने के लिए, अब सोचिए हम मनुष्य हम उड़ते कहाँ हैं,
तो स्तनधारी आप ही नहीं है, चमगादड़ भी स्तनधारी की श्रेणी में आती है। देखिए उनके जो अगले पैर हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं। कुछ और चिंपांजी और जो प्रजातियां हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए उनके पैर उपयोजित होते हैं। दांत जबड़ों के गड्ढों में उपस्थित होते हैं। द्विबार दंती हैं, आप देखिए बाद दूध के दांत आते हैं। पूछा जाता है बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20, और दोबारा जो आते हैं सामान्य मनुष्य में 32 दांत हो जाते हैं। द्विबार दंती यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक है। दांत 4 प्रकार के आपके हैं, कृंतक काटने के लिए, इंसीजर, कैनाइंस आपके मांस काटने के लिए, और प्रीमोलर जो है यहाँ पे चबाने व पीसने के लिए, और 4 नंबर पे दिया है मोलर जो है चबाने व पीसने के लिए भी आप कहीं कहीं इन्होंने इंडिकेट किया है। इस प्रकार स्तनधारी जंतु जो है विषम दंती होते हैं। देखिए विषम दंती क्यों, अलग अलग प्रकार के आपके दांत यहाँ दिख रहे हैं। इनमें श्वसन जो है फेफड़ों द्वारा होता है। लैरिंग्स में वोकल कार्ड होती है, और इस तरह देखिए निक्टेटिंग इनमें मेम्ब्रेन होती है। इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आपके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आपका जो आरबीसी है इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके अपने कैरेक्टर हैं, हमने तभी यहाँ पे आपको लगभग बता दिया। ये लिखने के लिए आया था, बहुत ईजी था। लिपिड्स क्या होते हैं, और इसका ऊपर वाला कोर्स हमने करा दिया है, अथवा में ये दिया हुआ है। यदि आपको इसका भी आंसर जानना है, वीडियो को बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। आप कमेंट करके पूछेंगे तो इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज प्रथम को विस्तार से चित्रों द्वारा समझाइए। तो जो मियासिस है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, उसमें 5 होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये कहीं न कहीं जो प्रथम प्रोफेज यहाँ देखिए बोल रहा है विभाजन प्रथम के प्रोफेज प्रथम को, इन 5 चीज़ों को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं मियासिस क्या है। तो यहाँ देखिए मियासिस जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से। मियास माने हासिल होना, ऑसिस माने अवस्था। तो माइटोसिस की अपेक्षा मियासिस आप यहाँ देख सकते हैं बहुत धीमी प्रक्रिया है, और यह एक विशेष प्रकार का विभाजन है जिनमें गुणसूत्रों का द्विगुणन केवल 1 बार होता है, किंतु कोशिका 2 बार विभाजित होती है। तो गुणसूत्रों का द्विगुणन केवल 1 बार हो रहा है, लेकिन कोशिका 2 बार विभाजित होगी तो 2 दूनी 4 या 4 पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसने सबसे पहले इसका प्रदर्शन किया, तो वान बेंडेन, बहुत कम लोगों को पता है। और इसका वर्णन किसने किया सबसे पहले, तो विनवर्टन ही, लोगों को ये भी नहीं पता है बिल्कुल। और यहाँ पे फार्मर और मोरे जनरली हम लोग लर्न करके रखते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मियासिस शब्द का प्रयोग किया, और ग्रेगरी ने अर्धसूत्री प्रथम व द्वितीय शब्द दिया है। तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको ज़्यादा इसमें फोकस करने की जो आवश्यकता है वो है फार्मर और मोरे को। फार्मर और मोरे को आप याद रखेंगे। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन तरुण पुष्प कलिकाओं में किया जाता है। तो एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाता है तो जो तरुण माने नई निकल रही कलिकाएं उनमें ये होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया मियासिस 2 चरणों में पूरा होता है, मियासिस फर्स्ट एवं सेकेंड में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। मियासिस गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है, इस कारण निर्वासित को न्यूनकारी विभाजन या हिट टिपिक विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट सेकेंड में इसे विभाजित किया गया है 2 प्रकार में। अब यहाँ देखिए कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट या साइटोकाइनेसिस सेकेंड यहाँ दोनों दिया हुआ है। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट हम लोग देखिए इसमें केंद्रक का विभाजन शामिल है, और इसमें 4 अवस्थाओं में से विभेदित किया गया है। देखिए यहाँ दिया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा प्रोफेज में जो जो अवस्थाएं आती हैं उनको आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो यहाँ यह मियासिस, देखिए यहाँ मियासिस शब्द इसको समझना है, कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी प्रवस्था है, और इन्हें पुनः 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया, जो अभी हमने आपसे पहले जिक्र किया कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे एक एक के बारे में हम लोग को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये सभी अवस्थाएं हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रही ठीक से, और यहाँ पे जाइगोटीन में देखिए बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग था, यहाँ पे ये देखिए कहीं कहीं बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये न्यूक्लियोलस यहाँ पे डेवलप होते जा रहे हैं। और फिर आप यहाँ देखिए पैकेटीन में डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती जा रही है। और डिप्लोटीन में यहाँ देखिए दुगुणित, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलस यहाँ पे जो अभी यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, अब यहाँ देखिए पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है। और ये डिप्लोटीन यहाँ पे
कायजमीटा का फॉर्मेशन हो रहा है। जिन्होंने वीडियो पार्ट फर्स्ट देखा वहाँ पे कायजमीटा के बारे में पूछा गया था, तो कायजमीटा क्या हमने समझाया था कि जब दो गुणसूत्र एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करते हैं उनके फ्रेगमेंट, वहाँ पे कायजमीटा का फॉर्मेशन होता है और बाइवेलेंट का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ये देखिए कायजमीटा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे कायजमीटा का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बाइवेलेंट कंडीशन है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और ये डाइकाइनेसिस कंडीशन है। तो आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, और डाइकाइनेसिस को मुख्य रूप से, बाकी चारों आपने समझ ही लिया है। तो यहाँ देखिए दिया है कि इसमें टर्मिनाइजेशन पूर्ण हो जाता है और केंद्रक कला और केंद्रिका विघटित हो जाती है, माने ये नष्ट हो जा रही, माने टूट जा रही है। गुणसूत्र पुनः संघनित होते हैं और टेट्राएड मेटाफेज प्लेट की ओर गति करते हैं। स्पिंडल का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, और बाइवेलेंट अनियमित होते हैं और जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बिखरे जाते हैं। जब प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस पूर्ण होती है तब कोशिका मेटाफेज में प्रवेश करती है। तो ये कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन था, थोड़ा अच्छे से भी समझना है और जो थोड़ा सा मैंने लिख के दिखाया कुछ आपको स्वयं भी प्रयास करना है। इस तरह से आपको 11th के पेपर में पूरी तरह से जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आपको सिस्टमेटिक देना था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपका अथवा में दिया है, इसका मैंने नहीं कराया। हाइस्लेक चक्र का वर्णन कीजिए, किसमें पाया जाता है और पौधों की पत्तियों की क्या विशेषता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए, यदि आपको ये क्वेश्चन के प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो इनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक इसे कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।